नमस्कार साथियों, आज हम आपके साथ उपस्थित हैं क्लास 10th हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों, हम इनके जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जीवनी को पूर्ण रूपेण से अच्छे से ढंग से बता करके हम इसी चैनल पे वीडियो को डाल चुके हैं। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं, या नहीं तो हमारे इसी वीडियो में आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो विभाजन है, तो विभाजन क्या है और ये श्रम का विभाजन और जाति प्रथा के आधार पे। तो कहानी को जैसे ही पढ़ेंगे तो हमें सब क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो कहानी को ही पढ़ते हैं हम। यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषकों मतलब दोस्तों मानने वाले, कमी नहीं है। इस पोषक के कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन करने का आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, और श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज के आवश्यक है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे कि जिससे वह अपने पैसे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टि से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। भले ही प्रेरणा अनुपयुक्त या अपर्याप्त, दोस्तों पैसा गलत बोले, भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है।
और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पैसा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबों और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं और ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित रहकर टालुक काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अथवा भाईचारे में किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखें।